हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है INDEE+, इंडी प्लस इंडो नॉर्वेन प्रोजेक्ट है। ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी INDEE+, ये क्या है? एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे इसके अंदर अम्ब्रेला प्रोजेक्ट हम किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंडर और भी छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हों। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या सपोर्ट कर रहा है? इंडियन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सेक्टर को। दो सेक्टर्स, रेफ्रिजरेशन सेक्टर और एयर कंडीशनिंग सेक्टर। क्योंकि हमारे ये दोनों सेक्टर्स अभी धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, ट्रांजिशन की तरफ हैं। यानी हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं। धीरे धीरे जो है हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। जैसे आप देखते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार AC में आपका आता है। एनीवे, दैट इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, एयर कंडीशनिंग सेक्टर आपका बहुत बड़ा है और इंडिया का सेक्टर ये धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर इसी चीज़ को सपोर्ट मिल रही है कि हम इसको और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकें। ताकि अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी कि इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है, तो वो वीडियो भी आप डिटेल में देख सकते हैं किगाली अमेंडमेंट को समझने के लिए। तो ये INDEE+ जो है, अगर हम ये टेक्नोलॉजीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाले तरफ जा रहे हैं, तो हमारे जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं किगाली अमेंडमेंट के अंदर, हम उनको अचीव करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और किगाली अमेंडमेंट किस चीज़ की अमेंडमेंट है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसकी अमेंडमेंट है। तो आप मुझे बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किगाली अमेंडमेंट क्या है? बाकी डिस्कशन में आगे तो आप जान ही लेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको डैनफॉस सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक डैनिश मल्टीनेशनल है और ये इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इनके 5 पार्टनर्स हैं इंडिया में। IIT मद्रास के साथ मिलकर काम करेंगे, ISC बैंगलोर, BITS, CIFT, CEEW। तो इनके ये इंडियन पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके करंट अफेयर में इतना है INDEE+ के बारे में कि ये क्या है, इनका क्या काम है और किसके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन फिर से डिस्कशन आता है आपका किगाली अमेंडमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में यही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रेटिफाई कर दिया है किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ताकि जो हमारे क्लाइमेट डैमेजिंग रेफ्रिजरेंट हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिनको HFCs कहा जाता है, उसको हम हटा सकें, बिल्कुल इन्वायरमेंट से फेस आउट कर सकें। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम ओजोन हमारी डिप्लीट हो रही थी। ओजोन लेयर अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपकी UV रेज पास होंगी, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, ह्यूमंस को नुकसान होगा। तो ओजोन को बचाने के लिए हमने देखा ओजोन को किससे हार्म हो रहा है? CFCs से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो हमने कहा भाई इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटाओ अगर हमको ओजोन को बचाना है। तो ये चीज़ हमने मॉन्ट्रियल में डिसाइड की। लेकिन बाद में हमने CFCs के सब्स्टिट्यूट में हम HFCs ले आए। लेकिन मॉन्ट्रियल में हमने HFCs के बारे में कोई बात नहीं की थी, उल्टा CFC को हमने HFC से रिप्लेस कर लिया। लेकिन बाद में हमारी स्टडीज़ ने बताया कि जो HFCs हैं, आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, मीथेन से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो अब हम इनको कैसे हटाएं? तो अब मॉन्ट्रियल के अंदर तो इसको नहीं हटा सकते थे, क्योंकि मॉन्ट्रियल में हम सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कर रहे थे और ओजोन को बचाने की बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने इसको मॉन्ट्रियल के अंदर लाने के लिए उसमें एक चेंज किया, जिसको हम किगाली एग्रीमेंट बोलते हैं। और किगाली एग्रीमेंट में क्या, अमेंडमेंट बोलते हैं। और किगाली अमेंडमेंट में क्या है कि इन्हीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमको फेस आउट करना है। तो ये इतनी सी स्टोरी है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इट कम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सिमिलर डिसीजन बाय यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स। तो इंडिया की तरह ये जो देश हैं, US हो गया, चाइना हो गया, ये लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। 122 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने किगाली अमेंडमेंट को बाय द एंड ऑफ जुलाई 2021, ये फैक्ट है आपके लिए, जो रेटिफाई कर दिया है। कोई भी आपका अग्रीमेंट साइन होता है उसको बाद में कंट्रीज अपने बेसिस पे रेटिफाई करती हैं, तभी वो उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना और इंडिया, इन तीनों की कैटेगरी में
अलग अलग ग्रुप में है, सेपरेट ग्रुप में है, यानी इनके जो टारगेट्स हैं कि कब तक हमको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को किस तरह से ट्रीट करना है, सबके अलग अलग टारगेट्स हैं और तीनों अलग अलग ग्रुप्स में हैं। ये चीज़ जो मैंने किगाली अमेंडमेंट को इंडिया ने रेटिफाई कर दिया, उसमें बहुत डिटेल्स में ये ग्रुपिंग भी आपको समझाई है कि क्या स्केड्यूल रहेगा, किस तरह से फेस आउट करने हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तीनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, HFC यूज़, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़, हमने अपना 80% 2047 तक इसको हमें रिड्यूस करना है। तो इंडिया का टारगेट है 2047 तक। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को यही टारगेट अचीव करना है। यूनाइटेड स्टेट को 2034 तक और चाइना को 2045 तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अलग से अगर लिख दूँ, इंडिया को टारगेट अचीव करना है 2047 तक, यूएस को अचीव करना है 2034 तक, चाइना को 2045 तक, क्योंकि ये लोग डेवलप हैं। अगर अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, तो इन्होंने पहले ही अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जितना उनको यूज़ करना चाहिए था वो कर चुके हैं, तो उनको जल्दी जल्दी रिड्यूस करना है। अब ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए ओजोन एक केमिकल मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन, O3 बोलते हैं ओजोन को, 3 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स हैं। अपर एटमॉस्फेयर पे, अर्थ पे ये पाया जाता है। किस एरिया में पाया जाता है, इस पे बहुत सवाल आता है। स्ट्राटोस्फेयर में। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्राटोस्फेयर में, बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो दिस इज अगेन अ फैक्ट, सवाल आता है इस पे, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका स्ट्राटोस्फेयर है और यहाँ पे आपका ओजोन लेयर है, इसके नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। तो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आपका साइंस में ये टॉपिक कवर होता है कि एटमॉस्फेयर के क्या रीजन्स है। ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्राटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, आइनोस्फेयर हो गया, जेनोस्फेयर हो गया, इस तरह से आपके स्फेयर्स होते हैं। अब देखिए, हम ओजोन के बारे में चाहे इसको लेयर बोलते हैं कि एक पूरी लेयर है, लेकिन ओजोन अगर एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इनफैक्ट जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा घना भी है, थिक भी है, वहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल से ज़्यादा नहीं है, लाइक नॉट मोर देन फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन फॉर एवरी मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स। तो थिकेस्ट जगह पे भी ओजोन ऐसा नहीं है कि बहुत घनी लेयर है, कुछ मॉलिक्यूल्स ही आपको ओजोन के वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। जितने भी हमारे हार्मफुल यूवी रेज आते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती है सन से, और लिविंग बींग्स के लिए यूवी रेज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उस थ्रेट को हमारे लिए एब्जॉर्ब करती है। स्किन कैंसर से ह्यूमन को बचाएगी, बाकी डिजीजेस से, डिफॉर्मिटीज से, प्लांट्स, एनिमल्स की ओजोन हमको सेव करती है। अब ओजोन सेविंग प्रोविजंस क्या हैं, ओजोन को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल की बात बताई, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक क्लाइमेट अग्रीमेंट नहीं है, याद रखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज नॉट अ क्लाइमेट अग्रीमेंट, इंस्टेड यहाँ पे हम ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स को कम करने की बात करते हैं कि जो भी आपके ओजोन डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स है या सब्सटेंसेस, ODS बोला जाता है, उनको हमको ख़त्म करना है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि पहले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज़ होते थे, क्योंकि CFCs की वजह से ओजोन में होल हो गया। अब एक्चुअल होल नहीं है, दैट इज़ जहाँ पे उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई, थिनिंग ऑफ ओजोन हो गई, उसको हम ओजोन होल बोलते हैं, जो कि CFCs की वजह से होगी। इस वजह से लोगों को हेल्थ हैजर्ड्स इंक्रीज हो गए। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रिप्लेस, जैसे मैंने आपको पहले ये स्टोरी शॉर्ट में सुना चुकी हूँ, CFCs को HFCs से कर दिया। बाद में हमने देखा HFCs ने हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की दूसरे एंड पे इंक्रीज कर दी। अब हम उसको भी फेस आउट करना चाहते हैं, तो हम किगाली एग्रीमेंट लेके आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, और यहाँ पे मैंडेट है, हमको CFCs पहले हटा रहे थे, अब हमको HFCs को भी हटाना है। ओके, तो इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी बना था कब, जून 1992 में। तब से बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, हमने रेटिफाई की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेके, और इंडिया ने अपने फेस आउट टारगेट्स जो हैं वो भी मीट आउट किए हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लेकर। एज पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्केड्यूल इंडिया ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। इंडिया इस तरह का पहला देश है दुनिया में जिसने कूलिंग एक्शन प्लान भी 2019 में लॉन्च किया। तो आई थिंक 2019 में ही मैंने कूलिंग एक्शन प्लान पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कूलिंग एक्शन प्लान क्या है। तो आप कूलिंग एक्शन प्लान स्टडी IQ लिखेंगे, आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि INDEE+ क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट क्या है, इंडिया इसका पार्टी कब बना, कब इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, और अब यही है कि हम रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन में एनर्जी एफिशिएंसी और बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस के साथ 20 साल का टाइम होराइजन अगर लेके चलें तो हमको अपना ये सब सिस्टम टेक्नोलॉजी का और इनको एलिमिनेट करना है। अब इट वुड बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल्स। अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा, क्योंकि हमको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है और लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और इस रेटिफिकेशन का मतलब है कि इंडिया अब रेडी है मार्केट में compete करने के लिए, लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करने के लिए। तो डोमेस्टिक इनोवेशन का यहाँ पे वेट किया जा रहा है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं। ओजोन रिकवरी, अगर साइंटिफिक असेसमेंट अगर आप देखेंगे ओजोन डिप्लेशन डेटा 2018 के हिसाब से, तो ओजोन लेयर ने काफ़ी पार्ट्स में स्ट्राटोस्फेयर के रिकवर किया है 1 से 3% पर डिकेड सिंस 2000। तो ऐसा है कि हमने जिस तरह से पूरे देशों ने मिलके स्टेप्स लिए हैं ओजोन को ठीक करने के लिए, तो ओजोन ने रिकवरी भी की है। एट दीज प्रोजेक्टेड स्टेट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड मिड लैटिट्यूड ओजोन इज प्रेडिक्टेड टू रिकवर अराउंड 2030। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर और मिड लैटिट्यूड ओजोन जो है वो रिकवर हो जाएगी 2030 तक, जितना भी उसका नुकसान हुआ है। सॉदर्न हेमिस्फेयर में 2050 तक और पोलर रीजन्स में 2060 तक। इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान, जो मैंने आपको कहा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन इसका क्रक्स जान लीजिए। ICAP एक लॉन्ग टर्म विजन है कूलिंग रिक्वायरमेंट सेक्टर्स को देखते हुए। रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड बाय 20-25%, हमें कूलिंग डिमांड को 20 से 25% कम करना है। रेफ्रिजरेशन डिमांड को 25 से 30% कम करना है बाय 2037। ये इस गोल के इस प्लान के गोल्स हैं। अब देखो कूलिंग एक्शन प्लान हमारा तभी सक्सेसफुल होगा जब हम अच्छे से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो एजेंट्स हैं उनको कम करेंगे। तो की पॉइंट्स यही हैं कि हम रिकग्नाइज़ करें कि कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज़ कौन से हैं, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी वहाँ पे मदद कर सकती है कि कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने में बाय 2037 एंड 38। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियंस बाय 22-23 इन सिनर्जी विद स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन ऑलरेडी हम चल रहा है, तो हम इस एरिया में लोगों को स्किल्स देना चाहते हैं। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को, टेक्नीशियंस को इसके अंदर देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह के प्रोविजंस भी चाहते हैं। देखिए बहुत से लोग हैं जो एयर कंडीशनर अपने घर में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी कर पाते। तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, कूलिंग करना चाहते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं हाउसिंग के, जो इतनी सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए भी एटमॉस्फेयर को कूल करें। इन लाइन विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्लान एम्फेसिस ऑन कटिंग दोज एलिमेंट्स दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो जो भी चीज़ें ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं हम उनको कट करना चाहते हैं। तो देखिए रेफ्रिजरेशन कूलिंग कॉज 10% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो देखिए ये फैक्ट्स हैं कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग की वजह से 10% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जाएंगे, और 10% कार्बन डाइऑक्साइड से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गर्म होगा। हाई टेम्परेचर्स की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, और एयर कंडीशनर यूज़ करने वाले लोगों का नंबर भी हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत ही अनट्रेंड और अनस्किल्ड टेक्नीशियंस हैं जो एसीज और रेफ्रिजरेटर्स को हैंडल करते हैं, जिससे जो उसमें वो गैस जिसको आप बोलते हैं वो लीक हो जाती है इस यूनिट से, और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हमने स्किल इंडिया की, मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया कि स्किल इंडिया में हम टेक्नीशियंस को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो एसीज और रेफ्रिजरेटर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करें। तो कंक्लूजन यही है कि अगले 30 सालों तक 3 डेकेड्स तक फॉर ओवर 3 डेकेड्स, अभी तक 30 सालों तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बहुत चीज़ें की हैं ओजोन होल को रिकवर करने के लिए, ओजोन को रिकवर करने के लिए। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस भी हमने यहाँ पे देखा इन रिस्पॉन्ड टू साइंस, और कंट्रीज़ भी किस तरह से साथ आके उन्होंने काम किया एक शेयर्ड कॉज के लिए। एक शेयर्ड कॉज है क्योंकि इन्वायरमेंट सबका है। ऐसा नहीं है कि अगर US
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो यूएस पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नहीं, अगर यूएस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो शायद किसी और देश में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो शायद यूएस को कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, क्योंकि नेचर किसी एक देश के जो उसने गलत काम किया उसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पूरे ग्लोबली अर्थ को उसका नुकसान होगा। तो ये एक शेयर्ड वल्नरेबिलिटी है, सबको नुकसान होगा, इसलिए सब देश साथ में आके इसके लिए काम करते हैं। CFCs, chlorofluorocarbons, question have clear greenhouse gases that have caused a rise of 3 degrees Celsius in the global temperatures in the past century. Name the CFC that is used in refrigerators. ये सवाल इस तरह का एग्जाम में आता है, तो बताइए कौन सा CFC रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है? CO2, मीथेन, एमोनिया, फ्रीऑन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे एक पोल होगा जहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा मेरा, उस पोल में आप राइट आंसर देख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज़ की जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हमारे स्मार्ट कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।